नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर फिज़िक्स की क्लास लेकर, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या होंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा विद्युत ऊर्जा, फिर धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, फिर विद्युत ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से होते हैं, घरेलू विद्युत ऊर्जा व्यय जो हम घरों में देखते हैं, जो बिल आते हैं, उनका मापन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। और फिर विद्युत शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले हम बात करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो देखिएगा विद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये एक तार लगा हुआ है, ये एक वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये वायर के सिरे हैं। अब इस वायर में होगा क्या भाई, करंट पास होगा और क्या होगा। तो माना कि ये जो तार है इसके सिरों पर विभवांतर V1 और V2 है। ये निम्न विभव है, मतलब यहाँ पर जो विभवांतर है विभव है वो निम्न है और यहाँ पर उच्च विभव है। तो उच्च और निम्न के बीच का जो अंतर है उसको हम विभवांतर बोलते हैं, वो आप सबको पता है। तो यदि कोई आवेश Q आवेश है ना, पढ़ा हुआ है हमने। तो यदि कोई आवेश इस तार में बहता है और वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बह रहा है, तो उस आवेश को बहने के लिए कुछ कार्य करना होता है ना। उस विभव को बहने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। और आपको अच्छे से मालूम है कि कार्य और ऊर्जा एक ही राशियां होती हैं। मतलब यदि हम इनको डेफिनेशन वाइज हो सकता है कि थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन कर जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखते हैं तो कार्य और ऊर्जा जो है वो सेम होती हैं। दोनों के मात्रक जूल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर सिंपल से एक बात समझ में आती है कि भाई यदि कोई आवेश Q दो विभवों के बीच में निम्न से उच्च की ओर गति कर रहा है, तो उसे निम्न से उच्च तक जाने में जो कार्य करना पड़ा है वही उसमें जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, ये चीज़ हमने डेफिनेशन, यदि हम नॉर्मली जो हमने 11th में कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में जो ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई वस्तु है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कार्य करना पड़ रहा है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कार्य उसने किया है उसके अंतर्गत जो है उसमें एक ऊर्जा निहित हो जाएगी, है ना, जिसे हम ऊर्जा ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि भाई इस Q आवेश ने V1 विभव से V2 आवेश तक पहुँचने के लिए एक कार्य किया और वो कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भाई ठीक है, आवेश यहाँ से वहाँ प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है कि जो कार्य W होगा वो होगा विभवांतर V और इस विभवांतर के बीच जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके गुणनफल के बराबर, ठीक है। और इसका मात्रक आपको मालूम है जूल ही होगा, ठीक है, इसका मात्रक होगा जूल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो विद्युत ऊर्जा है बड़ी ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अब एक बात और आती है कि W = V × Q तो हमने लिख लिया है, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी यहाँ पे। मैं छोटी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जब आप 9th 10th में रहे हो तो आपने पढ़ा होगा Q = I × T, ठीक है ना, आवेश बराबर धारा गुणित समय। या आपने ये भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये शायद ना पढ़ा हो तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा इसको, I = Q/T। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। भौतिकी जो विज्ञान की किताबें होती हैं 10वीं में हमने पढ़ा हुआ है इस डेफिनेशन को
कि जो धारा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो आवेश प्रवाह की दर दैट मीन्स समय, तो इसलिए यहाँ से क्या निकल के आता है, Q बराबर I इंटू टी। और एक चीज़ और हमने ओम के नियम से पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा हुआ है हमने इस चीज़ को भी। तो यदि मैं इस मान को, ये जो Q का मान है और ये जो V का मान है, उसे यहाँ पर पुट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट डाउन कर दूँ, तो देखिए क्या मिलता है, W इज इक्वल्स टू V दैट मीन्स आई आर इंटू Q दैट मीन्स I इंटू टी। तो यहाँ से हमें जो विद्युत ऊर्जा है उसका एक नया समीकरण देखने को मिलता है या नया मान देखने को मिलता है, और वो बन जाता है I स्क्वायर आर टी, इस तरीके से। अब ये तो हमने देख लिया, अब इसे जो है एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, कौन से रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर यदि मैं इसको ऐसा लिख लूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यदि मान लीजिए जो ओम का नियम V बराबर आई आर है, वहाँ पर हम I का मान निकालते हैं तो हमें I का मान मिलता है V बटे R। तो ये जो मान है, यदि मैं इसे ले जाकर यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है हमें, W इज इक्वल्स टू I के प्लेस पर मैंने V अपॉन R पुट किया इंटू आर टी। देखिए क्या हुआ, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी, और R से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमें अल्टीमेटली जो एक रिजल्ट मिला है वो है V स्क्वायर टी बाय आर, और ये भी जूल में ही होगा, ये भी जूल में होगा। ठीक है, तो ये एक मान है जो कि किसका निकाला है हमने, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है वो जूल होती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कार्य की इकाई के जैसे ही है या कार्य के जैसे ही ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये था विद्युत ऊर्जा, और ये विद्युत ऊर्जा के लिए एक कहना चाहिए समीकरण है जिसके थ्रू हम विद्युत ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं उसे। तो ये थे विद्युत ऊर्जा का समीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब हमने विद्युत ऊर्जा देखा, अब ऊष्मीय प्रभाव जरा देख लेते हैं, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए धारा का ऊष्मीय प्रवाह क्या है, हमने ये देखा था, एक डायग्राम बना लेते हैं फिर इसको अपन समझते हैं, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर का एक हमने अच्छा बड़ा सा डायग्राम बना लिया। हमने ये देखा था कि किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, है ना, तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा के विपरीत होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। अनुगमन वेग और ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं, श्रांति काल और बहुत कुछ, है ना। तो ये मान लीजिए धनावेश है, हम बात कर रहे हैं कि इसकी ऊष्मीय प्रभाव की। ऊष्मीय प्रभाव से मतलब है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसका ऊष्मीय प्रभाव है। लेकिन ये होता कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें, है ना। तो हमने देखा कि भाई ये एक तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि ये धारा की डायरेक्शन ये है प्रवाहित होने की, धारा प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके ऑपोजिट दिशा में जो है मूव करेंगे, इस दिशा में। और जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतने अधिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
मूव होंगे, है ना। तो ये एक डायग्राम है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे, इसको क्योंकि ड्रॉ करना होगा आप लोगों को। तो भाई यहां पर हमने देखा कि एक विद्युत परिपथ है, या कहना चाहिए एक तार है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण जो है धारा प्रवाहित हो रही है। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन धन आयनों से टकराते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस धनायन से टकराएगा, तो जो इसमें ऊर्जा रही होगी या जो उसका वेग रहा होगा वो कम हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इस धनायन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इस धनायन से टकराएगा। तो ये जो इनकी टक्कर होने की जो एक कंडीशन जो बन रही है, या टक्कर होने की जो स्थिति बन रही है, वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी, ठीक है ना, वो खत्म होने वाली नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कई बार धनायनों से टकराएगा, कई बार जो है उसकी ऊर्जा जो है कहना चाहिए कि खत्म होती जाएगी। अब वो ऊर्जा खत्म होगी तो हमको मालूम है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, तब हम तो बोल रहे हैं कि हाँ ऊर्जा खत्म होगी। जी हाँ, ऊर्जा खत्म होगी, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो वही होगा, ऊर्जा खत्म नहीं होगी, वो ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसे ही हम बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स धनायन से टकराएंगे और बार बार टकराएंगे और बार बार अपनी ऊर्जा जो है वो, इनकी जो ऊर्जा है वो निष्क्रिय होगी, निष्क्रिय बोला सॉरी गलत हो गया, इनकी जो ऊर्जा है वो क्षणित होगी। अब वो क्षणित ऊर्जा जाएगी कहाँ, तो वो क्षणित ऊर्जा जो है उस परिपथ में ऊष्मीय प्रभाव के रूप में हमें देखने को मिलती है, और जिसके कारण जो है वो परिपथ जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऊष्मीय प्रभाव का कारण है। अब ये कहना चाहिए, यदि मैं और ब्रॉड एस्पेक्ट्स में जाता हूँ तो ये रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड है। जब हम रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब धनायनों से टकराते हैं तो क्या करते हैं, ये धनायनों से टकरा रहा है मतलब इनकी गति में भी कमी आ रही है, और ये जितना ज़्यादा टकराते जाएंगे उतना धारा के प्रवाह की गति का भी विरोध करेंगे। तो यही तो विरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या है भाई, धारा के बहने का जो विपरीत है वो प्रतिरोध है, क्योंकि धारा को रोकता है ना। तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब होगा, प्रतिरोध ज़्यादा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में टक्कर कर रहे हैं धनायनों से, और धारा के मार्ग में जो है वो धारा के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा प्रवाह हमें, उस ऊष्मा का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और वो प्रतिरोध कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर के कारण। तो ये कुल मिला के एक बात थी। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा के मात्रक। देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो हमने देख लिया कि भाई जूल है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल है, बड़े सिंपल तरीके से हमने कह दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है। लेकिन ये जो जूल है ये बहुत छोटा मात्रक है ना। मतलब यदि हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा यदि हमारे पूरे घर में प्रवाहित हो रही है तो उसके लिए यदि हम जूल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितने जूल विद्युत ऊर्जा हमारे घर में प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो एक जूल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे घर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा से यदि हम कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल नगण्य है, मतलब आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि जब भी विद्युत ऊर्जा की बात की जाती है तो कभी जूल वर्ड का यूज़ ही नहीं किया जाता, हमेशा वॉट, किलोवाट, ये ऐसे वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं।
तो इस रेशो में या इन शब्दों में हम जो है कहना चाहिए कि जो विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक हैं उनको देखते हैं। बेसिक जो यूनिट है वो तो जूल ही है ना, और जो बड़े मात्रक हैं वो भी जूल में ही होते हैं, बट हम जूल का वहाँ पर इस्तेमाल डेली लाइफ में नहीं करते, कहने का मतलब ये है। तो बड़े मात्रक में हमें देखने को मिलते हैं वॉट घंटा, मतलब वॉट आर, ओके। फिर किलोवाट घंटा, दैट मीन्स किलोवाट आर, है ना। तो ये बड़े मात्रक हैं, इससे भी बड़े मेगावाट आर, ये और भी मात्रक होते हैं, तो ये बड़े मात्रक कहलाते हैं। अब जब हम बात करते हैं वॉट आर की, तो वॉट आर को हम जूल में कैसे कन्वर्ट कर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई वॉट आर का मतलब 1 घंटा, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 वॉट घंटे बराबर 1 वॉट का 1 वॉट का 1 घंटे तक बहना, ये उसकी परिभाषा है कि भाई किसी परिपथ में 1 वॉट जो शक्ति है, जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, वो 1 घंटे तक बह रही है ना। तो अब इसको यदि हम जूल के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो 1 वॉट गुणित 1 घंटे दैट मीन्स, अब देखिए समय, घंटे जो है वो समय है, और समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं भाई 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख लेते हैं, चलिए 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 वॉट घंटा बराबर देखने को मिला हमें 3600 जूल, मतलब 1 वॉट घंटा बराबर इतना जूल होता है, 3600 जूल, ठीक है। और इसे आप यदि साइंटिफिकली लिखते हैं तो यह आता 3.6 × 10⁻³ जूल। ये साइंटिफिक रूप है और ये नॉर्मल फॉर्म है। 1 2 3 यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया, डेसिमल हमेशा कहाँ लगता है, पहली अशून्य संख्या के बाद, तो पहली अशून्य संख्या ये है, ठीक। तो ये है 1 वॉट घंटा। अब अगला देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना। इन दोनों को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 किलोवाट घंटे की बात कर लेते हैं हम। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आर, यही होगा, है ना। 1 किलोवाट इंटू 1 आर, यानी कि 1 घंटे तक 1 किलोवाट का प्रवाहित होते रहना। अब 1 किलोवाट, जैसे ग्राम किलोग्राम की बात करते हैं ना, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 वॉट इंटू 100 आर, 100 आर दैट मीन्स 3600 सेकेंड। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि भाई कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यानी 3 6, उसके बाद हमने 5 जीरो लगा दिए। मतलब इतना जूल जो है ऊर्जा होती है 1 किलोवाट घंटे में, हम जूल के टर्म्स में यदि बात करते हैं। और इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये जो है ऊर्जा है,
कितनी, 1 किलोवाट घंटा जूल के रूप में इतना कहलाता है। ठीक है, तो ये एक हमने देखा कि भाई 1 किलोवाट कितना होता है, 1 वाट कितना होता है, ये मात्रक हैं सारे के सारे विद्युत ऊर्जा को मापने के। ठीक, अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि घरेलू विद्युत ऊर्जा व्यय की माप कैसे की जाती है। रफ कर देता हूं मैं ऐसे। देखिएगा, घरेलू विद्युत ऊर्जा व्यय की जो हम माप करते हैं उसमें जो भी रेटिंग्स मिलती हैं, मतलब हमारे घर में जो भी सर्किट्स लगे हुए हैं वो किलोवाट्स में होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किलोवाट पर आवर। ठीक है ना, तो किलोवाट पर आवर में विद्युत ऊर्जा शक्ति के जो माप है उसे करने के लिए वॉट, कितने वॉट का परिपथ आपके परिपथ में जुड़ा हुआ है घर में, फिर यहाँ पर समय, और वो जो परिपथ में जुड़ी हुई डिवाइस है वो कितने वॉट की है, कितने समय तक चलती है, और क्योंकि हमें इसे किलोवाट के टर्म्स में सॉल्व करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, वॉट जो है शक्ति है किसी भी विद्युत अप्लायंस की, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, चाहे वो छोटा सा बल्ब ही क्यों ना हो, चाहे वो एक फ़ैन क्यों ना हो, चाहे वो हमारा हम टेलीविज़न टीवी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि भाई 100 हमने जो है, यदि हम बल्ब एलईडी वगैरह की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए हम 2 कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन, 100 वॉट का बल्ब जो है ना, 100 वॉट का बल्ब, लिख देता हूं मैं, दिन बोल रहा हूं 24 घंटे में 8 घंटे जलता है। यदि प्रति यूनिट खर्च 5 रुपये हो तो महीने भर का खर्च क्या होगा। ठीक है ना, एक 100 वॉट का हमने बल्ब अपने घर में लगाया हुआ है एक कमरे में, वो 24 घंटे में से 8 घंटे जो है वो जलता रहता है। अब हमारे जो लोकेलिटी है या हमारा जो एरिया है वहाँ पर हमें पर यूनिट 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली जो है बिल पे करना पड़ता है। तो एक महीने भर में, मतलब कि 30 दिनों में उस पर्टिकुलर बल्ब के लिए हम कितना बिल पे करते हैं ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा, फाइंड करते हैं इसे हम। वॉट, कितने वॉट का बल्ब है, तो भाई बल्ब जो है वो 100 वॉट का है। कितना समय जल रहा है, 8 घंटे जलता है वो, लेकिन 8 घंटे एक दिन में जलता है। टोटल कितने दिन जल रहा है, महीने भर, मतलब 30 दिन, और अपॉन में 1000। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट निकल कर आएगी। अब देखिएगा 1, ये यहाँ से क्या बना, 8 × 3 दैट मीन्स 24 यूनिट। मतलब कि वो जो अकेला बल्ब है वो पूरे महीने भर में 24 यूनिट्स जो है बिजली का यूज़ कर लिया उसने।
अब 24 यूनिट बिजली का यूज़ कर लिया तो उसने कितना, उसको अपन केवल एक बल्ब के लिए अपन ने कितना पैसा खर्च किया, तब यहाँ पर विद्युत व्यय आ जाएगा 24 गुणित 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि 120 रुपये। मतलब उस पर्टिकुलर बल्ब जो है, उस पर्टिकुलर बल्ब ने हमारे महीने भर में 120 रुपीज़ जो है वो खर्च कर ली, उस पर्टिकुलर 100 वॉट के बल्ब ने, जो कि एक कमरे में लगा हुआ है। अब मान लीजिए हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरों में पहले की बात हम करते हैं तो 400 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं, यानी कि उन चारों ने कुल मिला के 120 और 4 का गुणा करेंगे तो 480 रुपये, मतलब 500 रुपये का बिल तो वो खाली वो बल्ब जो है कंज्यूम कर गया। इसके अलावा टीवी है, बाकी चीज़ें हैं, है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि एलईडी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, एलईडी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, और सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि जितनी लाइट एक 100 वॉट का बल्ब हमें प्रोवाइड करता है, उतनी ही लाइट जो है एक 9 वॉट या 12 वॉट का एलईडी हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा जो बिल है यहाँ 120 के प्लेस पर 112, यानी कि 12 8 96 होता है, मतलब 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। 120 में 8 टाइम्स रिड्यूस्ड, यानी कि 120 में यदि आप 8 से भाग देते हैं तो कितना होगा? अब 8 से भाग के देख लेंगे, 15 आएगा यहाँ पे। मतलब हमारा एक एलईडी कितने वॉट का? 12 वॉट का, वो महीने भर में केवल 15 रुपये जो है खर्च करवाता है हमारा। तो इस तरीके से हमें जो है एलईडीज़ का यूज़ करना चाहिए। ये तो हालांकि दूसरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ से ही। ठीक, तो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो मैंने एलईडी का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन थी उसी सेम टॉपिक में जिसमें हम चल रहे थे। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। तो देखिए विद्युत शक्ति जो है क्या कहलाती है? यदि हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति जो होती है भाई, ऊर्जा प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो विद्युत शक्ति क्या होना चाहिए? विद्युत शक्ति भी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा होगी कि विद्युत ऊर्जा प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। विद्युत ऊर्जा प्रवाह की जो दर होगी तो उसे विद्युत शक्ति कहेंगे हम, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है पी फॉर पावर, ठीक है। तो भाई P बराबर विद्युत ऊर्जा, दैट मीन्स वॉट की दर, यानी T, है ना। दर मतलब भाई वही समय से रिलेटेड टर्म की बात आ जाती है। तो P बराबर W/T। अब W का मान हमने पढ़ा हुआ है, W बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है? W इज इक्वल्स टू हमने देखा था V इंटू Q, यही देखा था हमने। तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे हमें, P इज इक्वल्स टू V इंटू Q/T। और यहाँ पर और भी क्या चीज़ें मिली थी हमें देखने को, V इज इक्वल्स टू IR इंटू IT/T, और T से T कटता है तो ये बचता है I²R, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम V²/R पुट कर देते हैं, है ना, तो ये जो है आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ, देखिए P इज इक्वल्स टू I²R हुआ। अब I की वैल्यू हम रख देते हैं V²/R, V/R सॉरी, लिख दूं मैं इसे भी, I इज इक्वल्स टू V/R। तो देखिए क्या मिलता है,
शक्ति यानी कि P इज इक्वल्स टू V बाय R होल स्क्वायर इंटू R। दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R से स्क्वायर कैंसिल, यानी P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। मतलब कि ये जो है, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, ये विद्युत शक्ति के लिए यूज़ होने वाले टर्म्स है। यदि हमें किसी परिपथ की विद्युत शक्ति का परिकलन करना है तो ये सारे समीकरण कह सकते हैं हम, इनका यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। इसका मात्रक वॉट है, विद्युत शक्ति का मात्रक। अब वॉट तो जो है इसका बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं। बड़े बड़े मात्रक की हम बात कर लेते हैं, तो बड़े मात्रकों में ये मैं रफ कर देता हूँ। बड़े मात्रकों में किलोवाट, है ना, किलोवाट मतलब किलो, दैट मीन्स 1000 वाट। फिर मेगावाट, मेगा दैट मीन्स 1000 इंटू 1000 watt, that is 10⁻⁶ वाट। अब आप लोगों ने एक और इंडस्ट्रियल यूनिट चलती है, जब भी ट्रैक्टर वगैरह आप लोगों ने उसकी पावर की रेटिंग देखी होगी, HP दैट मीन्स अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति, ये भी एक शक्ति, विद्युत शक्ति को मापने की इकाई है, एक अश्व शक्ति HP जिसे हम बोलते हैं, ये होती है 746 वाट। ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये सारे जो हैं विद्युत शक्ति के मात्रक हैं, बड़े बड़े मात्रक हैं, है ना। तो इस तरीके से ये था हमारा अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे थे, ये सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल फिजिक्स क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को भी देखेंगे, कलर कोडिंग क्या होती है रजिस्टर्स में, और थर्मिस्टर वगैरह क्या होते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।